अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उज़ैर बलोच से किसी भी किस्म के ताल्लुक़ के हवाले से मुसलसल इनकारी है, जबकि पीपल्स पार्टी और उज़ैर बलोच के दरमियान ताल्लुक़ के हवाले से बतौर सबूत सामने आने वाले एतराफ़ी बयान से आज उज़ैर बलोच ने भी इनकार कर दिया है, जिससे अब एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। आज कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अरशद पप्पू कत्ल समेत 16 मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें उज़ैर बलोच, शाहजहान बलोच समेत दीगर मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने उज़ैर बलोच के एतराफ़ी बयान को केस का हिस्सा बनाने की इस्तदा की। अदालत ने उज़ैर बलोच से इस्तफसार किया कि हम आपके एतराफ़ी बयान की कॉपी इस केस का हिस्सा बना दें। उस पर मुल्ज़िम उज़ैर बलोच ने कहा कि मेरा एतराफ़ी बयान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा एतराफ़ी बयान कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मौजूद अदालत ने उज़ैर बलोच से इस्तफसार किया कि आपने जुर्म किया है, फ़र्द जुर्म आयद करें, जिस पर उज़ैर बलोच ने कहा कि अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर कहता हूँ कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। अदालत ने कहा कि आपने इकबाली बयान 164 का बयान कलमबंद करवाया है, जिस पर उज़ैर बलोच ने कहा कि मेरा कोई भी 164 का बयान कलमबंद नहीं हुआ, मैजिस्ट्रेट ने गलत बयानी की है, मेरे साथ जालसाजी हो रही है। जज ने रिमार्क्स दिए कि आपका जज के सामने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड हुआ है, एतराफ़ी बयान पर तो आपके दस्तखत भी मौजूद हैं। कल को आप इस केस के ट्रायल से भी मुकर जाओगे कि कोई ट्रायल ही नहीं हुआ। केस की समाअत के दौरान पुलिस रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिसमें बताया गया कि मुल्जिम हबीब जान बैरून मुल्क रूपोश है, गिरफ्तार नहीं हो सका है, जिस पर अदालत ने लंदन में मुकीम मुल्जिम हबीब जान समेत गैंग वॉर के दीगर अहम कारिंदों को भी इश्तिहारी करार दे दिया और समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। उज़ैर बलोच के एतराफ़ी बयान से मुकरने के बाद अब नए खदशात जन्म ले रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जारी करदा GIT रिपोर्ट, जिस पर तमाम GIT मेंबरान के दस्तखत मौजूद हैं और जो अदालत में भी जमा करवाई गई है, इस GIT रिपोर्ट में ना तो पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का नाम है और ना ही इसकी क़यादत का। और जिस एतराफ़ी बयान को बुनियाद बनाकर तहरीक के इंसाफ के रहनुमाओं ने इल्जामात लगाए, उज़ैर बलोच अब उससे भी मुकर गया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और उज़ैर बलोच के करीबी साथी हबीब जान की जानिब से कहा जा रहा है कि उज़ैर बलोच के तहरीक इंसाफ से भी राब्ते थे। हबीब जान ने एक इंटरव्यू में कहा कि 2011 में इमरान खान ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से फ़ोन पर बात की। इस बातचीत के बाद तय हुआ कि उज़ैर बलोच PTI की हिमायत करेगा। सैयद गनी का कहना था कि सदर मुमलिकत और गवर्नर सिंध और अली जैदी को अमन कमेटी को तहरीक इंसाफ में शामिल करने का टास्क दिया गया। हबीब जान ने तस्दीक की कि PTI के कराची में जो जलसे हुए थे वो अमन कमेटी की वजह से ही कामयाब हुए। सुने जरा क्या कहा। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अली जैदी, इन तीनों अफराद ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई। उस 3 रुकनी कमेटी को ये टास्क दिया कि आप अमन कमेटी से राब्ता करें और इनको PTI में शामिल करने के लिए राजी करें। जो CBU पर इन्होंने धरना दिया उसमें अमन कमेटी के लोग शरीक होते रहे और इनकी दावतें होती रही, इनकी मुलाकातें होती रही। कराची से मुंतखब होने वाले MNA के घर पर PTI का अमन कमेटी के साथ राब्ता था। GIT के अंदर ये लिखा है उज़ैर बलोच ने कि जी PTI अमन कमेटी को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी। तो अली जैदी साहब कहते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, ये तो मैंने GIT में पढ़ा है। इससे बड़ा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। ये मान नहीं रहे थे, लेकिन हबीब जान ने उन तमाम बातों की तस्दीक की है। जबकि अली जैदी की जानिब से जारी एक वीडियो में हबीब जान उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों की भी तस्दीक कर रहा है। उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी के साथ क्या ताल्लुक था और तहरीक इंसाफ के साथ क्या ताल्लुक था, या क्या कुछ अभी भी राब्ते हैं, इस सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है प्रोग्राम में उज़ैर बलोच के करीबी साथी समझे जाने वाले हबीब जान बलोच ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हबीब जान बलोच साहब, आपका आपने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। हबीब साहब, एक ऐसे मौके पर जब अली जैदी साहब अपनी GIT जो उनके पास है GIT, उसके ज़रिए ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी की क़यादत की सपोर्ट हासिल थी। उज़ैर बलोच ने जितने भी गुनाह किए, जितने भी कत्ल किए, उसमें उन्हें पीपल्स पार्टी की सपोर्ट थी। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जिस तरीके से एतराफ़ भी किया कि उनको लाइसेंस दिए जाते थे असलहे के, ऐसे मौके पे आपका ये इंकशाफ कर देना कि भाई उज़ैर बलोच के तो तहरीक इंसाफ के साथ भी राब्ते थे, तहरीक इंसाफ के साथ जो जलसे हुए कराची में उसको तो उज़ैर बलोच के साथियों की हिमायत हासिल थी। फिर ये कि तहरीक इंसाफ ने उज़ैर बलोच को ये ऑफ़र भी किया कि आप इसमें शामिल हो जाएं,
ये ऐसे मौके पर ये इंकशाफात करने का क्या मकसद है? ये टाइमिंग कुछ समझ नहीं आ रही। पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपके चैनल 92 का भी और आपका भी कि इतने अहम इश्यूज पर आपने राय जानने का मौका दिया। मैं अक्सर कहता हूं कि जो कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा इंशाल्लाह। और पहले मैं अपने बारे में कह दूं कि आई एम इनोसेंट लाइक अ न्यूबॉर्न बेबी। जिस तरह मेरी माँ ने मुझे जना था, आज भी मैं इतना ही मासूम हूँ। शायद कभी एक आध बार कोई गलती हो गई हो। कोशिश करते हैं कि हमारी जात से इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। अब JIT के बारे में आपने तमहीद बांधी और उज़ैर बलोच के बयान की बात आपने कही। आज अदालत ने जो बात को कहा, तो हम इसी बात का रोना रोते थे काफी दिनों से कि JIT की तहकीक की जाए कि JIT में जो अफसरान हैं उनकी सियासी वाबस्तगियां, सियासी हमदर्दियां या सियासी दोस्तियां किन किन के साथ है। और पाकिस्तान के बारे में ये लताइफ मशहूर है दुनिया में, लोग वैसे ही करते हैं। उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, अक्सर कहा करते थे कि पाकिस्तानी पुलिस एक्सपर्ट है हाथी को हिरन साबित करने में। जब आप एक इंसान को संगीनों के साये में कुछ टेबल स्टोरीज बनाकर आप ले आए और उसको बोले ये सही सिग्नेचर करो वरना तुम्हारी फैमिली को डिस्टर्ब किया जाएगा, तुम्हें किया जाएगा। और आपने ऐसा JITs देखी है पाकिस्तान में ऑडियो और वीडियो के साथ, माजी में होता रहा है। डॉक्टर आसिम ने भी बड़ी बातें कही थी, उनकी ऑडियो और वीडियो के साथ JIT थी। क्या बना क्या नहीं बना, अदालत ने उसे एक्सेप्ट किया। और अब जो नेब चल रहा है, नेब की भी बहुत सारी JIT हमने देखी, लेकिन उन तमाम लोगों को जमानतें भी मिल गई, कुछ लंदन आ गए, कुछ आपके कहने का मतलब ये है कि उस लोच का जो 164 का इतराफी बयान है वो जबरदस्ती लिया गया, प्रेशर पर लिया गया, दबाव पर लिया गया। अगर ये पर सब कुछ गलत है, बकौल आपके तो उज़ैर जान जो है ना वो बहुत इनोसेंट है, उसने कभी किसी को कत्ल नहीं किया। अगर वाकई ऐसा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर क्यों जान छुड़वा रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से पूछ लें, किसी रहनुमा से पूछ लें, कोई जानता ही नहीं है उज़ैर बलोच कौन है। कोई जानता ही नहीं है कि उज़ैर बलोच की अगर फरियाल तालपुर के साथ तस्वीर है तो क्यों है। कोई जानता ही नहीं है कि उज़ैर बलोच को अगर पीस अवार्ड मिला है सिंध हुकूमत ने तो किसने दिया, कब दिया, किसी की याददाश्त में कोई चीज़ ही नहीं है। अगर वाकई उज़ैर बलोच इनोसेंट और पीपल्स पार्टी अपने आप को उससे डिस्टेंस क्यों कर रही है? एक्चुअली हमारी प्रोडक्ट को, लियारी को इतना बदनाम कर दिया गया है और उसमें कुछ रोल शहर के स्टेक होल्डर मुत्तहिदा का था ज्यादा, बल्कि था कुछ नहीं। वो मीडिया मजबूर था। मीडिया से मेरे बड़े अच्छे रवाबित हैं और मैं अपने आप को पॉलिटिकल वर्कर प्लस जर्नलिस्ट समझता हूँ। और मेरा प्रेस क्लब आना जाना, कराची का प्रेस क्लब हो या इस्लामाबाद का हो, लाहौर हो, हमने हर जगह जाकर, वो कराची का प्रेस क्लब तो मेरा दूसरा घर था, है और रहेगा हमेशा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी प्रोडक्ट लियारी को बदनाम करने में जो रोल प्ले किया, और ऐसा लगता है कि सारे कराची का 35 साल तक अमन बर्बाद लियारी वालों ने किया है। कोई बल्दिया टाउन की बात नहीं करता, उसकी JIT की बात नहीं करता, कोई मोहम्मद अनवर के हालिया इंकशाफात की बात नहीं करता। उसने धड़ल्ले से कहा है एक बहुत बड़े चैनल पे जिसकी टॉप 10 की रेटिंग है, वो कहता है कि हाँ, हम 92 से लेकर अब तक जब थोड़े दिन में प्रोग्राम्स हो चुके हैं। मोहम्मद ने जो रिसेंटली भी इंकशाफात किए, बातें की, उस पर भी प्रोग्राम हो चुके हैं। सानिया बल्दिया टाउन पर भी बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके हैं। लेकिन अब जो करंटली इशू चल रहा है, हमें उस पर जवाब चाहिए। आप ये बताइए, उज़ैर बलोच को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की सपोर्ट हासिल थी? ओह यस, बाय बर्थ उज़ैर पीपल्स पार्टी का कारकुन। हमारे लियारी में हर दूसरा घर लियारी से पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता है। ये हाल मलिर की है। तो इस पर जो लोग डिनाई करते हैं, मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो। सईद गनी कहते हैं कि 3 रुकनी कमेटी बनी थी PTI की, तो पीपल्स पार्टी ने भी उज़ैर बलोच से और उसकी बुजुर्ग कमेटी से, उसके लोगों से कमेटी बनाई थी। सईद गनी खुद उसके मेंबर थे, कादर पटेल भी मेंबर थे, यूसुफ बलोच भी मेंबर थे, और जो कुछ हुआ वह सब आपके सामने। अब सईद गनी में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है। हो सकता है कि वो तो पॉलिसी चलते हैं कि जो बड़े साहब ने कह दिया वही आगे बढ़ाना है। हमें इतनी अखलाकी जुर्रत है। हम उज़ैर बलोच को सोलत मिर्जा नहीं बनने देंगे कि जब सोलत मिर्जा पे इल्जामात लगे, जितने उन्होंने भूंडे काम करवाए, और मुत्तहिदा ने कहा कि कौन सोलत मिर्जा। मैं कहता हूँ उज़ैर बलोच हमारा भाई है, मेरा लियारियन है, हमने उसे सरदार नहीं बनाया। भाई से पीटी क्या ताल्लुक था? देखें,
मोहतरमा पीटीआई से हमने कहा कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, और पॉलिटिकल जिस तरह एक मछली बगैर तालाब के नहीं रह सकती, इस तरह सियासी कारकुन सियासी पार्टी के बगैर नहीं रह सकता। सही। यही सबब था कि जब 2012 में दोस्त ना रहे तो हमने कहा कि क्यों ना सबक सिखाया जाए। अब इसे पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप का बुग़्ज़ माविया कहें हमारा, या पॉलिटिकल रिवेंज लें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने कहा था कि जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है, तो जमहूरियत पावर हमारे पास थी। मतलब कि जब उज़ैर के ताल्लुकात खराब हुए पीपल्स पार्टी के साथ, तो आप लोगों ने सोचा कि पीपल्स पार्टी को सबक सिखाया जाए किसी और पार्टी में। ताल्लुकात खराब नहीं हुए, हाँ। आप करेक्शन कर लें, ताल्लुकात लियारी के खराब हुए, क्योंकि मेरे दौर दीवार आज भी खून आलूद है। हमारे लोग शहीद किए गए, हमारी माएं, उनके जवान बच्चे, उनके लाशें हमारे घर आए, बहनें बेवा हुई, मेरा अपना सगा भाई। तो जवाब में जो के लोग करते थे, वो जिन लोगों को मारते थे, क्या वो किसी की माएं, बहनों, बेटियों के भाई बाप नहीं होते थे? वेरी गुड। मेरा जफर भाई बलोच वो भी शहीद हुआ। अब आपने एक बड़ी प्यारी बात की। अब मैं असल मुद्दे की तरफ आता हूँ। आपकी इस सवाल आपने बड़ा प्यारा किया। देखिए, कराची के कत्ल हो, लियारी के कत्ल हो, कराची की कोई सड़क बताएं जहां पर बोरीबंद लाश ना मिली हो। कराची का कोई फवारा चौक हो, मुक्का चौक हो, चील चौक हो या खारादर का चौक हो कि वहां लाश नहीं मिली हो। कोई जर्नलिस्ट वली बाबर, बहुत बड़ा केस, 220 पुलिस अफसरान, आर्मी के अफसरान, मेजर कलीम का वाकया, रेंजर्स के अफसरान, किस को उस शहर में नहीं मारा गया? और आप मुझे बताएं कि क्या सारे उज़ैर ने मारे या लियारी वालों ने मारे? नहीं। जब लियारी पे अटैक हुआ, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को, जब हमलावर लियारी पर हमला करने आए, हमलावर कौन थे? अब हमारे जहन में ये बात, पहले भी शक नहीं था और अब अनवर के इंकशाफात ने उस शक को यकीन में बदल दिया। हमलावर हिंदुस्तान के एजेंट थे, उनसे पैसे लेते थे और लियारी की बदअमनी को, कराची की बदअमनी को फैलाते थे। बल्दिया टाउन की फैक्ट्री का वाकया हो, ये सारा किसी एक पर बहरहाल नहीं डाला जा सकता। दोनों तरफ से कार्रवाइयां होती थी, दोनों तरफ के लोग जो है ना वो मरते थे। मुझे आगे जरा बढ़ने दें, मुझे आगे जरा बढ़ने दें। चलिए आप आगे बढ़े, हम आपको फॉलो करते हैं। मुझे जरा आगे बढ़ने दें। क्या इमरान खान साहब को पता था कि उज़ैर बलोच के जो लोग हैं वो धरने में सपोर्ट कर रहे हैं, जो 2014 में जो धरना दिया था, इमरान खान साहब को पता था कि उनको सपोर्ट मिल रही है? इमरान खान जानते थे कि माजी में उसी कराची में उन्हें कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया। रियासत के होते हुए उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को बाहर आने के लिए सहूलत फराम नहीं की। इमरान, इस तरह लगता था कि आप इंग्लैंड आए कि किसी और मुल्क जाए तो वहां से आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। तो पाकिस्तान के माशी हब कराची में इमरान खान को डोमेस्टिक फ्लाइट काउंटर से डिपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार, माना वो मुअत्तल थे लेकिन मौजिज अदालत के चीफ थे, उन्हें कराची से निकलने नहीं दिए गए। और 12 मई का वाकया कोई ढका छुपा नहीं है। तो इमरान भी जानते थे, फैसल वाडा तो खैर अमेरिका में थे, अली जैदी दुबई में थे, और था कौन? इमरान इस्माइल कहाँ थे? अभी उनसे पूछेगा। आरिफ अलवी साहब कहाँ थे? हमें नहीं इल्म, लेकिन ये सब जानते थे कि उनके पीछे अगर रियल पॉलिटिकल फोर्स नहीं होगी, और मुझे फख्र हासिल है अपने लोगों पे, वेल्डन लियारी। चले, इस फोर्स के लिए किसी ने तो किया होगा ना, सपोर्ट के लिए किसी ने राब्ता, तो किन किन लोगों ने राब्ते किए थे? ये बात सबसे पहले तो मैं अपने एक मरहूम दोस्त को खराजे अकीदत पेश करूंगा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। एक होते थे हमारे डॉक्टर, नहीं वो मैं उनके बाद आता हूँ। डॉक्टर फिरोज हमारे लियारी के दोस्त थे, जो उज़ैर के साथ मीडिया सेल में काम किया करते थे। ही वाज सो एक्टिव वर्कर ऑफ द पीटीआई। अब सुनिए गौर से, मैं आज आपके प्रोग्राम में ये इंकशाफ करता हूँ ताकि आपके प्रोग्राम के लोग देखते हैं, सुने। डॉक्टर फिरोज वो बलोच थे, उनके पीटीआई के साथ न सिर्फ रवाबित थे बल्कि उनके बड़े एक्टिव मेंबर भी थे, और सिंध के लिहाज से उनकी थिंक टैंक भी थे। तो हमने उस बात को उनके तवज्जुह से आगे फैलाया। मरहूम ने नईम उल हक साहब से राब्ता किया। अच्छा। और पहली मीटिंग हमारी नईम उल हक साहब के साथ इनके शारा फैसल के दफ्तर में हुई।
बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। पर हमारे और दोस्त हैं कामरान मिन्हाज, जो पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साउथ के ओहदेदार हैं आज भी। और यूं हमने ये एक हमारा जहन था कि अब जब पीपल्स पार्टी से हमारे इख्तिलाफात शदीद हो गए थे मिस्टर जरदारी ग्रुप के साथ, तो हमने कहा, क्योंकि मुत्तहिदा का बड़ा प्रोपेगेंडा था कि लियारी नो गो एरिया, तो हमने तमाम मजहबी जमातों के साथ राब्ते किए, वो हमारे पास है, तस्वीर भी मौजूद है। आज की ये मेंबर पार्लियामेंट जो है सूबाई असेंबली के अब्दुल रशीद जमात इस्लामी के, वो आए पूरे वक्त के साथ। बाबू गुलाम हुसैन हमारे अजीज हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मुझे ये बताएं कि पीटीआई की तरफ से कौन कौन राब्ते में था? ज़ाहिर कराची से फैसल वाडा हैं, अली जैदी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी हैं जो सदर मुमलिकत हैं, ये सब लोग राब्ते में थे उस वक्त उज़ैर बलोच से, उनके साथियों से, आप लोगों से? बिल्कुल। देखें, जब मैं लंदन में था तो क्योंकि हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमारी पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी, जो कुछ हमने सीखा शहीद बीबी से सीखा, और ये आज का हल्ला गुल्ला भी हम उन्हीं के आइडियाज को कॉपी कट एंड पेस्ट कर रहे हैं। और मैं बोलता हूँ बीबी थैंक यू वेरी मच, हमने आपसे बहुत सीखा। अब मैं आपको बताता हूँ कि लंदन में रहने का एक बड़ा फायदा हुआ। अल्लामा इकबाल भी लंदन में रहे, कायद आज़म मोहम्मद अली भी रहे, रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ लंदन में रहे, तो लंदन के भी बड़े फायदे हैं। लंदन में रहने का फायदा ये हुआ कि हमारे रवाबित बढ़ रहे थे। तो यहाँ हमारी एक दोस्त हैं, बड़ी हार्ड वर्कर, पॉलिटिकल तौर पे बड़ी उन्होंने मेहनत की तहरीक इंसाफ के लिए। मेरे क्वेश्चंस का स्पेसिफिक आप जरा अगर आंसर कर दें तो जरा बेहतर होगा कि पीटीआई की तरफ से कौन कौन से नाम है जिनकी तरफ से राब्ते किए गए आप लोगों से? शुरुआत जो हुई राबिया जिया ने की, हालांकि अली जैदी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, हम अमेरिका में भी साथ रहे, अली जैदी से हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है, अल्लाह से जिंदगी दे। कभी कभी वो पॉलिटिकली गलतियां कर जाते हैं, जो ये जेआईटी की गलती कर दी। राबिया जिया उस वक्त इत्तेफाक से लंदन इमरान खान साहब भी आए हुए थे, तो राबिया जिया का फोन आता है, मैं अटेंड करता हूँ, हबीब खान वांट टू टॉक विद मिस्टर मिर्जा। तो मैंने कहा पहले साड़ी तो गल कराओ। सही। फिर मेरी बात हुई खान साहब को, हमने अप्रिशिएट किया कि खान साहब भी उस जमाने में लंदन में मुत्तहिदा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहते थे। तहरीक इंसाफ से आज गए? जी राब्ते हैं, बिल्कुल है। सही। कराची अभी मैं हाल ही में मुज़ाहरा था हिंदुस्तान एम्बेसी के बाहर कश्मीरियों की हिमायत में, तो इमरान खान साहब के मामून खुसूसी हैं पॉलिटिकल, जहांगीर खान उर्फ चिकू भाई कहते हैं हम, इज वेरी डिसेंट। तो चिकू भाई के साथ तो कुछ चिकू भाई से पूछे, चिकू भाई अक्सर फोन क्या करते थे, अभी कल मुजाहरा आना है, तो मैं एक ही मुजाहरे में सिर्फ नहीं गया, वो जो था मियां साहब के घर के बाहर, बाकी लंदन में जितने मुजाहरे पीटीआई नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हबीब जान बलोच साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। नाज़रीन, उज़ैर बलोच अब तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाज़े की एक नई वजह बन चुके हैं। इल्ज़ामात की सियासत जारी है। अली जैदी ने गुज़श्ता हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि उन्होंने सारे मामले पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया है। सुनिए ज़रा अली जैदी ने क्या कहा था। मैंने आज सुबह अपने प्राइम मिनिस्टर से बात की है, मुलाकात की है कैबिनेट से पहले, और उनको मैंने ये बता दिया था सर कि कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, और मुझे बड़ा फख्र है ऐसे इंसान पे जिसके मैं फॉलोअर हूं। उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, इसलिए शिबली फराज यहाँ बैठे हैं। लेकिन हर नया दिन अब इस केस में नया मोड़ लेकर सामने आ रहा है। अली जैदी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर सोमोटो एक्शन लेने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पर अभी तक नोटिस नहीं लिया गया है, जबकि अली जैदी खुद भी इस मामले पर अभी तक अदालत नहीं गए हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस सारी लाहासिल बहस से किसी को हासिल क्या होगा? कौन सी जीआईटी असली है, कौन सी नकली है, कौन सी मुकम्मल है, कौन सी नामुकम्मल है? इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की सियासत से
अवाम को क्या मिलेगा? जबकि अली जैदी को इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत भी हासिल थी। अगर पीपल्स पार्टी अली जैदी के खिलाफ अदालत जाती है, क्या वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी इसमें मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पर आज खूब तनकीद की। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इमरान खान का वज़ीर-ए-आज़म रहना न सिर्फ जमहूरियत, मईशत बल्कि हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन चुका है। -1 पर पीपल्स पार्टी यकीन नहीं रखती है, जमहूरी तरीका अपनाएंगे। आसिफ जरदारी ने कहा, अगर ये खुद गिर रहे हैं तो फिर हमारा क्या कसूर है? ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत है। बिलावल भुट्टो ने आज ये भी कहा कि अगर मजबूर किया गया तो कोरोना हो ना हो, हम सड़कों पर निकलेंगे। आपको पता है, आप सबको पता है कि पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा है। लेकिन अगर ये हमें मजबूर करते हैं, अगर ये इसी सिलसिला को बरकरार रखती है जिसमें हर पाकिस्तानी का जिंदगी और सेहत खतरा में, ना उनको मदद करने को तैयार, हर पाकिस्तानी का मुआशी सूरत हाल खतरा में, उनको ना मदद करने को तैयार, हर पाकिस्तानी का फसल खतरा में, उनको मदद करने को तैयार नहीं, अगर उनका रवैया दुरुस्त करने को का कोई इरादा नहीं है, एनएफसी और 18वीं तरमीम के वाकई हमला करते हैं, तो मेरे सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं रहेगा। कोरोना हो ना हो, हम सड़कों पे निकलेंगे, यहां से लेके इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे और उसके घसीट के बाहर निकालेंगे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद का कहना था कि आज फरजंदे जरदारी करप्शन की बात कर रहे थे, तो लोग पूछते हैं कि सरे महल, $65 मिलियन, हार की चोरियां, सिंध की तरक्की का पैसा किस तरह फेक अकाउंट की नज़र हुआ? बिलावल भुट्टो को फिर से मनाजरे का चैलेंज करता हूं, बस बिलावल 9-2-11 ना हो। आज फरजंदे जरदारी करप्शन की बात कर रहा था, लोगों को सरे महल, $65 मिलियन, वो हार की चोरियाँ, सिंध की तरक्की का पैसा किस तरह फेक अकाउंट्स की नज़र हुआ, वो उसके ऊपर पूरी की पूरी फेक अकाउंट्स की एक JIT है जो कि अब पार्लियामेंट के रिकॉर्ड का भी हिस्सा है। चैलेंज हमने उसी दिन आपका एक्सेप्ट कर लिया था कि आपके 40 साल और हमारे 7 साल आप खूब रट्टा मारिए, फिर उसके बाद आप मुंतखब करिए कि किसके ऊपर बहस करनी है। हम तैयार हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप उसी तरह 9-2-11 नहीं होंगे, पार्लियामेंट से उसी तरह राय फरार इख्तियार नहीं करेंगे। मुझे ज्वाइन किया इस वक्त इसी पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, आपने ज्वाइन किया। हलीम आदिल शेख साहब, लगता ये है कि आज मुल्क की सियासत में अहम चीज़ एक ही रह गई है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है, तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका कैसे जवाब देना है, अली जैदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो पीपल्स पार्टी ने उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कब कैसे जवाब देना है। अब अहम चीज़ ये है कि अली जैदी ने जिस शख्स की वीडियो अपलोड इसलिए की थी हबीब जान की कि ये शख्स आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी को एक्सपोज कर रहा है, अब वही हबीब जान बलोच जो हैं अब ये बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के क्या ताल्लुक थे उज़ैर बलोच के साथ, तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात रह चुके हैं, तहरीक इंसाफ को उज़ैर बलोच के साथियों ने धरनों में सपोर्ट किया है, तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना वो मिलते रहे हैं मुझसे। तो आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड आप लोग करते जाएंगे, अली जैदी अनफोल्ड करते जाएंगे चीज़ें उज़ैर बलोच और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात को लेकर, आप लोगों के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी, आप लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा? अब लगता है आप और पीपल्स पार्टी एक ही कश्ती में सवार हो गए। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा जो बिलावल साहब ने कहा कि हम निकल जाएंगे, हम घसीट के निकालेंगे, तो मैं कहता हूं क्या मूंग और क्या मसूर की दाल, क्या रोल रहा इस सूबे में। आपने इस सूबे को तबाह बर्बाद किया, आपने तो थर का पानी भी, थर के पानी के लिए जो पैसे आए उससे आपके बिलावल हाउस के बिल अदा हुए, उससे आपके कैटरिंग के बिल अदा हुए। आपने अभी कोविड के जमाने में लाड़काना में 2 करोड़ की दवाइयां बेच दी, बिलावल के हल्के में लाड़काना में एड्स लग गई, सिंध में कुत्ते की वैक्सीन तो मिलती नहीं है और ये करप्शन की बात करते हैं। वाह वाह वाह, कुत्ते के बजारे बच्चे बेचारे वैक्सीन ना मिलने से तड़प तड़प कर माओ की गोदों में मर गए। थर में 1300 बच्चे इन्होंने मार दिए और ये बात करते हैं करप्शन की। ये इनके मुंह से आज के सबसे बड़ा हिस्ट्री का सबसे बड़ा जोक है कि बिलावल जरदारी कह रहा है कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट करप्ट है, जिसकी 12 साल के अंदर जिसके गवर्नमेंट ने ना जाने जाली अकाउंट, डोमनी, ना जाने क्या 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 क्या
कौड़ियों के बोल इन्होंने हर महकमा एक करप्शन की दास्तान है। तो वो तो इनको देख लेंगे, आए तो सही जरा, हम इनसे पहले ये निकलेंगे, हम इनको पहले इनको दूसरी बात। वो तो मुराद सईद ने भी चैलेंज कर दिया ना कि आप केपी का, उन्होंने पीपल्स पार्टी को कह दिया भाई आप केपी का दौरा कर लें, हम सिंध का दौरा कर लेते हैं। वो तो एक अलग बहस है ना, जो इस पर दौरा नहीं, हम इनकी तहरीक निकाल देंगे। लाड़काना में इनको इतने गंदे अंडे पड़ेंगे कि निकलना भूल जाएंगे। ये बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ GIT की। देखिए, एक तरफ हबीब जान कहाँ से आ गया? हबीब जान खुद एक को एक्यूज्ड है, आज वो भी मफरूर हो गया है। हबीब जान से बड़े कॉन्फिडेंस से वीडियो अपलोड की थी अली जैदी साहब ने। अली जैदी साहब से पूछे कहां से आ गया? नहीं, वो जो भी वीडियो की, लेकिन उसमें देखें एक GIT है, एक दुनिया जान को खबर है, कराची वालों को पता है 198 लोग किसने कत्ल किए, किसने अरबों रुपए के भत्ते इकट्ठे किए, किसने मनी लॉन्ड्रिंग की, सबको पता है। चलिए, मैं तो सबसे कहता हूँ जो भी मुझसे बात करता है, कल चले लियारी चील चौक पे अपना शो कीजिए, गुजरने वाले 50 लोगों से पूछ लीजिए कि क्यों कौन था ज़हर बलोच, किसका बंदा था, किसका लेपालक था। तो फिर GIT में तो ये भी है कि तहरीक इंसाफ ने ज़हर बलोच, पीपल्स कमेटी को ज़हर बलोच को तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी थी। फिर इसका क्या करें? अगर GIT की बाकी बातें दुरुस्त हैं तो फिर ये भी दुरुस्त माने। GIT ये कौन सी GIT? मेरे को आपने आज नई GIT निकाली है। किसी GIT में कहीं नहीं लिखा। ये जो अली जैदी साहब ने GIT पेश की है, उसमें नहीं जी, आप बताइए मुझे, एक लफ्ज मैंने उसका पढ़ा हुआ है। आप सफा नंबर 16 पढ़ें उसका, सफा नंबर 16 पढ़ें उसका। क्या है उसके ऊपर? उसके ऊपर यही लिखा है कि उज़ैर बलोच ने को शमूलियत की, तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी थी आप लोगों ने। उज़ैर बलोच ने GIT में ये भी इंकशाफ किया था। कोई नहीं था उसके 164 के बयान में नहीं है, कहीं नहीं है। PTI ने कभी दावत नहीं दी उसको, PTI उसका हिस्सा। इमरान खान को अब उज़ैर बलोच की जरूरत पड़ेगी? इमरान खान जिसने 24 साल जद्दोजहद की, वो अमन कमेटी के थ्रू चलेगा? इनकी तो हिस्ट्री है जुल्फकार से गैंगवार पीपल्स पार्टी की। 2014 के जो कराची में धरने हुए, क्या उज़ैर बलोच ने सपोर्ट नहीं किया? उसके साथियों ने सपोर्ट नहीं किया? ये इल्जाम लगा रहे हैं ना। किसी ने सपोर्ट, झूठ है ना जी, कोई सपोर्ट नहीं किया। हमें तो मुल्क के अवाम ने सपोर्ट किया, कराची के अवाम ने सपोर्ट किया, उसके ऊपर बने। हमें को किसी अमन कमेटी से धरने में सपोर्ट चाहिए थी? पब्लिक आती थी, खुद आते थे। यहाँ कुछ सुजुकी वाले लोग नहीं आते थे कल्चर के, जी सुजुकी 15 सुजुकी उसने दे दी, 20 सुजुकी उसने दे दी। अब ये सब अपनी देखिए डाइवर्ट किया जा रहा है। GIT की असल जो करेक्ट्स हैं, जो उसके इश्यूज है, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। हम डाइवर्ट होने नहीं देंगे। अल्टीमेटली इनको हिसाब देना पड़ेगा इन कत्लों का, इन बत्तों का, इन जलाओ गिराओ का, इन मनी लॉन्ड्रिंग का, इन कब्जों का। जवाब इसको उज़ैर बलोच को देना पड़ेगा। लेकिन आप लोग भी लेकिन PTI भी सारे डिबेट को डाइवर्ट ना करें ना। फिर जो पीपल्स पार्टी इल्जामात लगा रही है, उसे उन इल्जामात का भी आप जवाब दें। सईद गनी साहब ने कहा आज के 3 लोगों पर कमेटी बनी थी, आरिफ अलवी साहब जो सदर मुमलिकत हैं, इमरान इस्माइल साहब, फैसल वाडा, अली जैदी साहब, इन लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनी थी जिसको ये टास्क दिया गया था कि अमन कमेटी से आप लोग जाकर बात करें तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए और मुख्तलिफ मामलात पर। सईद गनी साहब झूठ बोलते हैं, माजरत साथ उनकी नौकरी इस पर चलती है, झूठ बोलो। बात है कि जो शख्स खुद इल्जामात की जद में, और डॉक्टर रिजवान की, उस पर तो बोलते ना हो। कभी एजुकेशन पे बोलते देखा नहीं उनको, कभी GIT पे बोलते हैं, कभी पुलिस पे बोलते हैं, कभी हवाई जहाज पे बोलते हैं, कभी बहरी जहाज पे बोलते हैं। खुद उनके स्कूलों के अंदर भैंसें बंधी हुई है, गधे बंधे हुए, स्कूल बंद पड़े हुए। तालीम के ऊपर बोलता हुआ ऐसा ज़ेरे तालीम वजीर है जो तालीम पे बोलते हुए कभी नजर नहीं है। उनसे जिसको चाहे बात करा लो, कभी वो IG पुलिस के ऊपर बात कर रहे होते हैं, कभी लॉ एंड ऑर्डर पे कर रहे होते हैं। बट सईद गनी की बात और सब इश्यूज पर कमांड हासिल है। आप देख लें, किसी भी वजीर को देख लें, किसी भी इशू पे बिठा लें, टीवी पे बैठ के बिल्कुल सही बोलेंगे, हर इशू पे बोलेंगे। देखिए, बिल्कुल कमांड हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह हासिल होनी चाहिए, लेकिन पहले अपने इशू को तो क्लियर करें। वो लोग जो बेवरा बात करते हैं, पहले अपने डिपार्टमेंट पे बात करते हैं, उन्हें पता होता है कमांड। इनको सिवाय तालीम के हर इशू पे कमांड हासिल है। तालीम पे इनसे कुछ ना बुलवाओ, अपने स्कूलों में नहीं जाना है, इन्होंने टीवी पे बैठे रहना हर वक्त। बात है सईद गनी ऐसे झूठ बोलने तो नहीं होता, कोई सबूत देना, कोई सबूत दे, कोई तस्वीर दे, कोई वीडियो दे, कोई हबीब जान कहते हैं मेरे पास सबकी तस्वीरें, मेरे अली जैदी साहब की तस्वीरें भी है मेरे पास। तो जिस दिन वो तस्वीरें सामने आ गई तो फिर क्या करेंगे आप लोग? दे देना, फिर उस दिन देखेंगे, यो होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा। जिस दिन आएगा तो उस दिन जवाब दे देंगे आपको। पहले जो है उसका जवाब दें। इनकी सारी लीडरशिप क्या करने जाती थी? ज़कात देने जाती थी, ज़कात लेने जाती थी। क्या देने जाती थी, क्या लेने जाती थी? जो जब कुछ होगा तो देख लेंगे। GIT में लोगों के मारा गया है, जाने गई है, बच्चों की, जवानों की, बेटों की, उसको भूल जाए और हम लग जाए कि जी हबीब जान ने लंदन बैठ के एक बंदे ने
फुलझड़ी छोड़ दी, हम उसके पीछे लग जाएं। इतने बड़े शहर के अंदर कत्ल हुए हैं, इतना भत्ते लिए गए, इतनी ये तो उस जीआईटी में लिखा है ना, ये तो उस जीआईटी में लिखा है ना जो अली जैदी साहब पेश कर रहे हैं, जो सिंध हुकूमत ने जारी की है, वो ये सब इल्जामात तो हैं उस जीआईटी में, सब ये बातें तो हैं कि जुर्म हुए, कत्ल हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन किसके कहने पे हुआ, किसके हुक्म पर हुआ, ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह अली जैदी साहब जाएंगे अनकरीब, और वहां जाके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसके कहने पे हुआ, किसने करवाया, किसको फायदा हुआ, किसको मरवाया, किसको जिंदा कराया, ये अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी देखिएगा सही कौन कौन बेनकाब होता है इसके अंदर, और हम माफ नहीं करेंगे। कराची में हमारा मैंडेट है। और लियारी ने, अब सुनिए ना, जीआईटी का फैसला हो चुका है। लियारी के अवाम ने बिलावल भुट्टो को उठा के तीसरे नंबर पे फेंक दिया है। जीआईटी का फैसला, लियारी के अवाम दहशतगर्दी के ऊपर इनको पीपल्स पार्टी को निकाल के फेंक चुके हैं। बिलावल भुट्टो जहां से हार जाए, इन्हीं मजालिम, इन्हीं भत्ताखोरियों को जहां से हारे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में बदतदरीज कमी वाक़ई हो रही है, जो कि अच्छी बात है, खुशाइन बात है, लेकिन सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या हुकूमत कोरोना के असल आदादो शुमार को छुपा रही है, या असल आदादो शुमार दुरुस्त तरीके से रिपोर्ट ही नहीं किए जा रहे हैं। जबकि ये कहा जा रहा है कि टेस्टिंग में कमी भी इसकी एक अहम वजह हो सकती है। पाकिस्तान में 11 जून से 20 जून तक के दौरान रोज़ाना 28 से 30 हज़ार के करीब जो है वो टेस्ट किए गए, लेकिन जून के आखिरी 10 दिनों में टेस्टों की तादाद 20% कम होकर औसत 23,000 टेस्ट रोज़ाना तक जो है ना वो गिर गई। अब इसी औसत से टेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान रोज़ाना 71,000 टेस्ट करने की जो है ना कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी आखिर टेस्ट कम क्यों हो रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने जानबूझकर टेस्टिंग में कमी की है। इस वक्त पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत, पीटीआई की जहां भी हुकूमत है, वफाक में हो, दूसरे सूबे में हो, वो जानबूझ के अपना टेस्टिंग कम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी और सेहत को खतरा में, मजीद खतरा में डाल रहे हैं। अगर आप नहीं पकड़ेंगे कि कौन बीमार है, अब ना सिर्फ उनको नहीं बचा सकेंगे, मगर आप दूसरे पाकिस्तानियों को भी खतरा में डाल रहे हैं। इस वक्त मुल्क में मजमूई तौर पर केसेस की तादाद 2,51,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 5,200 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। जबकि सेहतयाब अफराद की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिससे मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद कम हो गई है। मुल्क में कोरोना से मुतासरा 64% से ज़ायद लोग जो हैं सेहतमंद हो चुके हैं, और इस वक्त मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 84,000 से ज़ायद है। केसेस में कमी की वजह से लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के हालात में बेहतरी आई है, और अस्पतालों पर जो एक प्रेशर है वो भी कम होने लगा है। वफाकी वजीर असद उमर ये कहते हैं कि मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन के नतीजे में कोरोना के तशवीशनाक हालत वाले मरीज जो थे उनमें 28% कमी आई है, जबकि लाहौर शहर में गुज़श्ता 10 दिनों में तशवीशनाक मरीजों की तादाद 50% तक कमी सामने आई है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर के 7 बड़े सरकारी अस्पतालों के ICU और HDUs मरीजों से मुकम्मल खाली हैं। शहर के 16 सरकारी अस्पतालों में कोरोना के लिए मुख्तस 178 ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स में से 110 खाली हैं। सरकारी अस्पतालों के ICUs के वेंटिलेटर्स का मजमूई ऑक्यूपेंसी रेट 38% तक गिर गया, जबकि एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल से तमाम मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद एक्सपो फील्ड अस्पताल भी खाली हो गया। ये सूरत हाल यकीनन खुशाइंद है, लेकिन दूसरी तरफ ईद उल अज़हा के हवाले से हुकूमत ने SOPs तो जारी कर दी हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर पूरे पाकिस्तान में 700 के करीब मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। मवेशी मंडियां जो है ये शहर से बाहर लगाई जाएंगी, फिर इनकी औकात कार सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक होंगे। मंडियों में दाखिल होने वाले लोगों की मुकम्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, मास्क के इस्तेमाल और समाजी दूरी को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि किसी भी जगह पर सिर्फ मखसूस तादाद में अफराद को एक वक्त में खड़े रहने की इजाज़त दी जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हुजूम से जो है ना वो बचा जा सके। माहिरीन सेहत ये कह रहे हैं कि अगर ईद पर एहतियात ना की गई तो मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। इस पर मैं बात करूंगी सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है
कि केसेस की तादाद कम हो रही है, डेथ रेशो कम हो गया है, एग्जैक्ट नंबर्स आपके पास क्या हैं? जो पहले यौमिया 5 से 6,000 तक केसेस आते थे एक दिन में, इस वक्त केसेस की रेशो क्या है? और डेथ रेशो जो एक दिन में 100 के करीब भी गया था डेथ रेशो हमारा, अब डेथ रेशो क्या है? एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं आपके पास इस वक्त? देखिए जी, इस वक्त आज अगर हम कहें कि पंजाब के अंदर टोटल पॉजिटिव केसेस जो सामने आए हैं वो 487 हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है पिछले दिनों में कम से कम 1000 से ज़्यादा फिगर होती थी, अब ये कम होकर 487 पे आ गए हैं। और नंबर ऑफ टोटल डेथ्स जो हमारी 24 घंटे में हुई हैं वो 7 तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आहिस्ता आहिस्ता जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। और ये चीज़ अब रिफ्लेक्ट हो रही है हॉस्पिटल्स के अंदर भी, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई पेशेंट सीरियस हो तो अस्पताल तो ज़रूर पहुंचते हैं। अगर मैं बात करूं, जिस तरह आपसे पहले भी आपके प्रोग्राम में मैं बता चुकी हूं कि जो हमारी पीक थी ना वो 11 और 13 जून के दरमियान में थी, जब हमारे अस्पतालों के अंदर कोई तकरीबन 1106 सीरियस पेशेंट्स थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं आज की बात करूं तो ये कम होके कोई 200-250। लेकिन कहा जा रहा है कि टेस्टिंग ही कम हो रही है, इसी वजह से जो है ना वो केसेस कम आ रहे हैं। इज इट ट्रू? मेरा नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए हमारी तो अभी भी कैपेसिटी जो है दैट इज 12,000 टेस्ट पर डे। इम्पॉर्टेंट ये है जो प्रोटोकॉल सामने आया है और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एडवाइज करती है वो ये कहती है जी सिम्टोमैटिक पेशेंट्स और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अब अगर आज हमारे 487 मरीज पॉजिटिव आए हैं तो ये मेजॉरिटी वो लोग हैं जो सिम्टम्स के साथ आए थे, लेकिन टेस्ट जो हैं वो हमने 7,400 और 51 टेस्ट किए। तो इसका ये मतलब है कि द नंबर ऑफ टेस्ट जो हमने किए हैं, द नंबर ऑफ पॉजिटिविटी, उसका अगर आप रेशियो निकालें तो हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करें। फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इससे पहले टेस्टों की तादाद इसलिए भी ज़्यादा थी कि जितनी फ्लाइट्स बाहर से आती थी हम उनके भी सारे पैसेंजर्स टेस्ट करते थे। फिर सबसे बड़ी ये बात थी कि जब कोई नेगेटिव डिक्लेयर करने के लिए कम से कम 2 नेगेटिव टेस्ट करते थे कि जी ये बंदा जो है ये अब नेगेटिव हुआ है। अब जो नई प्रोटोकॉल आई है उसके मुताबिक ये है कि अगर 10 दिन कोई बंदा सिम्टम फ्री रहेगा तो फिर हम उनको वी कैन कंसिडर देम एज नेगेटिव, हमें उनका टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फैक्टर्स हैं जिन्होंने तादाद जो है वो टेस्टों की अब कम की है, लेकिन हमने अपनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अब बढ़ा दी है। हम कर रहे हैं कि पहले तो सिर्फ ये था कि क्लोज फैमिली या जिनसे, अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी अगर किसी से सलाम दुआ भी हुई है पिछले 3-4 दिनों में एंड यू हैव कम आउट पॉजिटिव तो हम उनके भी टेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम ये कह सकते हैं जो केसेस की तादाद कम हुई है ये स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी का ही नतीजा है? मेरा ख्याल है शाजिया ये तो फ़र्क पड़ा तो ज़रूर है, लॉकडाउन पॉलिसी से हमारे बहुत बेहतरी आई है, लेकिन इसकी ये जो नीचे आने का ट्रेंड जो था ना ये 13 तारीख से शुरू हो गया था और स्मार्ट लॉकडाउन उसके बाद हमने किया विच हैज़ फर्दर हेल्प्ड अस आउट। तो मुझे लगता है जिस पीक का हम इंतज़ार कर रहे थे दैट एक्चुअली हैपेंड बिटवीन 11 and 13 जून, उसके दौरानिया में हुई है। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा बारहा प्रेस ब्रीफिंग के जरिए बताते रहे कि जुलाई का एंड और अगस्त का जो शुरू होगा ये पीक होगी, इसमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अब जबकि अच्छी बात है केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कह सकते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि ये ख़तरात अभी भी मौजूद हैं जो हमें कहा गया था, जो एक अलर्ट किया गया था कि जुलाई का एंड और अगस्त का स्टार्ट ये पीक होगी। देखिए मेरा ख्याल है जो बहुत अहम चीज़ है कि आप प्रोजेक्शंस करते हैं और अल्लाह ने बाकी काम तो अल्लाह करता है। हाँ। जो अल्लाह की हमारे पे ख़ास तौर पे मेहरबानी, एक प्रोजेक्शन थी जिस तादाद से केस बढ़ने शुरू हुए जून में, उन प्रोजेक्शंस को सामने रखते हुए सोचा गया था कि ये केसेस जो हैं ये बहुत बढ़ जाएंगे जुलाई के अंदर, लेकिन अल्लाह ने हम पे ख़ास मेहरबानी की है और अल्लाह की मेहरबानी से अब इस वक्त केसेस जो हैं वो कम से कम होते चले जा रहे हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना कहीं चला गया है। इम्पॉर्टेंट है कि आज के दिन में भी अगर पंजाब के अंदर 487 केसेस सामने हैं तो उसका मतलब है कोरोना इज देयर। अगर हमने क्योंकि हिफाजती तदाबीरों को इख्तियार न किया तो फिर हम पीक ले आएंगे। तभी अब बकरा ईद के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एफर्ट किया जा रहा है कि SOPs फॉलो हों मवेशी मंडियों के अंदर, और फिर लोगों को भी हदायत की जा रही है कि आप मेहरबानी करके सादगी सी ईद मनाएं,
पाकिस्तान ऐसी हिदायत आप लोगों ने ईद उल फितर पर भी जारी की थी, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि ज़ाहिर है लोगों ने बिल्कुल भी उसको फॉलो नहीं किया और केसेस बढ़े। लेकिन अभी ज़ाहिर है आप लोग हिदायत डायरेक्शंस तो दे रहे हैं, ईद उल अज़हा आनी है, लेकिन आप लोग जो फील्ड हॉस्पिटल्स आप लोगों ने बनाए थे, अब जब लाहौर में एक्सपो सेंटर में बनाया था, इसको आप लोग यहाँ पे पेशेंट्स को तमाम लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है, तो अब ये हॉस्पिटल आप लोग ख़त्म कर रहे हैं, बिल्कुल ही ख़त्म कर रहे हैं? नहीं, अभी तो उस फील्ड हॉस्पिटल में बाकायदा 300 बेड ऑक्सीजनेटेड बेड्स भी तैयार करवाए थे एनडीएमए के थ्रू। ख़ास तौर पे जब हमारी बहुत ज़्यादा केसेस जून के महीने में बढ़ने शुरू हुए तो नेशनल कंट्रोल और कमांड वालों ने कहा था कि आप बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाएं। उनमें 300 बेड्स वहाँ भी ऑक्सीजनेटेड किए गए हैं। लेकिन ये हिफाजती, आप यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। ये सेंटर अभी हम मुहर्रम के बाद तक भी कायम रखेंगे। वजह यह है कि किसी वक्त भी खुदा न खास्ता सारा वबा में तेजी आए तो हमारे पास एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। सो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर बैकअप प्लान। पर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वहाँ मरीज कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, अब कोरोना की वजह से पिछले 4 महीनों में पोलियो कैंपेन उस तरीके से नहीं चली है, तो अब जबकि सूरत हाल बेहतर हो रही है तो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की जो कैंपेन है ये दोबारा से आप लोग कब प्लान कर रहे हैं दोबारा से शुरू करने की? जी बिल्कुल, इसकी बाकायदा तैयारी हो रही है। बीच में हमने रोकी सच नहीं थी। ज़रूर नंबर ऑफ वो जितनी बड़ी टीमें पहले चलती थी उतनी बड़ी टीमें तो नहीं चली, लेकिन हमने कोशिश जारी रखी थी। लेकिन अब बाकायदा एक बड़े रोबस्ट तरीके से हम अपना पोलियो कैंपेन इंशाल्लाह शुरू करने लगे हैं और होपफुली इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम बच्चों को वैक्सीनेशन मिल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मेरे साथ थी। थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, पंजाब की साबका हुकूमत की जानिब से जनूबी पंजाब में 4 अरब रुपए से ज़ायद का शुरू किया जाने वाला खादिमे पंजाब उजाला प्रोग्राम में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ज़राए से मिलने वाली एवेलुएशन रिपोर्ट में प्रोजेक्ट की तकमील के लिए कंसल्टेंट्स को 20 करोड़ 30 लाख की मुबैना मशकूक अदायगियाँ करने और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट पर 7 करोड़ 45 लाख के बिला जवाज़ अखराजात करने का इंकशाफ भी सामने आया है। जबकि ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि खादिमे पंजाब उजाला प्रोग्राम के तहत गैर मियारी सोलर सिस्टम लगाए गए। सोलर सिस्टम लगाए बगैर एडवांस पेमेंट भी की गई। बिजली की बचत के लिए लगाए गए इन्वर्टर्स भी गैर फ़ाइल हैं, जबकि लगाए गए सिस्टम में से 27% मनसूबा मुकम्मल होने के बाद भी ऑपरेशनल नहीं है। पंजाब हुकूमत की तरफ से इस मंसूबे में कमज़ोर मालियाती पॉलिसीज़ की वजह से 45 करोड़ का मज़ीद नुकसान भी हुआ, जबकि मंसूबा ताख़ीर से शुरू होने और बर वक्त मुकम्मल ना होने की वजह से बुनियादी मकासिद नहीं हासिल हो सके। इस मंसूबे के बारे में मज़ीद मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत ने यह मंसूबा जनूबी पंजाब के 1930 पसमानदा इलाकों के अंदर मौजूद स्कूलों में सहूलियात फराहम करने के हवाले से शुरू किया था। इसकी नाकामी की क्या वजूहात हैं, क्यों ये मंसूबा नाकाम हुआ, बात करूंगी हमारे नुमाइंदा खुसूसी अनवर हुसैन सुमरा से। बहुत शुक्रिया अनवर हुसैन आपका। सबसे पहले बताइए प्रोग्राम शुरू कब हुआ था और कितने स्कूलों का टारगेट था, प्रोजेक्ट था जहां पर ये सोलर पैनल्स लगाए जाने थे? जी देखें शाजिया, बात यह है कि जो साबका खादिम आला पंजाब थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनकी हदायत पर मई 2017 में एक मनसूबा शुरू किया गया जिसमें 10,861 स्कूलों में सोलर पैनल्स लगाए जाने थे और इस मंसूबे की लागत तकरीबन 8 अरब 25 करोड़ 22 लाख रुपए थी और ये मंसूबा जो है जनवरी 2018 में मुकम्मल होना था। इसके लिए पसमानदा जनूबी पंजाब के पसमानदा 11 अजला में स्कूलों का जो है उनको फ़िक्स किया गया था, उनको मुंतखब किया गया था। इस मंसूबे के 3 मकासद से पहला मकसद ये था कि इन स्कूलों में, पसमानदा स्कूलों में ये सोलर एनर्जी का लगा कर वहाँ की एनरोलमेंट को बढ़ाया जाए। दूसरा ये था कि सूबे में सोलर एनर्जी को फ़रोग दिया जाए। तीसरा ये था कि इन सोलर पैनल्स जो लगेंगे स्कूलों में ये तकरीबन
33,101 जो कमरे थे स्कूलों में, उनमें इन्होंने लगना था, वहाँ रोशनी करनी थी, वहाँ बच्चों को पंखे लगकर उनको अच्छा माहौल फराहम करना था। नेट मीटरिंग के ज़रिए इनकी बिजली जो है वो वापडा को दी जानी थी। अब ये मंसूबा जो है 2 साल की ताख़ीर से शुरू हुआ, उसमें बहुत सारे मसाइल आए। पहली बात तो ये कि शायद ये मंसूबा इल कंसीव्ड था, जो कि अपने मौजूदा जो टारगेट था उस पर शुरू नहीं किया जा सका। इसके अलावा इससे एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंस कर रही थी, उसने $83 मिलियन जो है वो पंजाब हुकूमत को सॉफ्ट लोन दिया था, ताकि जनूबी पंजाब के जो भी पसमानदा अजला हैं वहाँ पर जितने भी ये 10,861 स्कूल हैं वहाँ बच्चों को बेहतर तालीमी सहूलियात फराहम की जाए। और इन स्कूलों में बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जहाँ पर बिजली मौजूद नहीं थी, ताकि बच्चों को गर्मियों में जो है वो पंखे की सहूलत फराहम की जा सके, इसी तरह लाइट की सहूलत फराहम की जाए। और इस हवाले से हुई सॉरी मशकूक अदायगियाँ कैसे हुई, कहाँ पर हुई? जी, बात यह है कि इस मंसूबे के लिए 7 कंसल्टेंट को जो है उनको शॉर्टलिस्ट किया गया और 2 कंपनियां जो हैं वो इनको ये मंसूबा ग्रांट किया गया। जब ये एवेल्यूएशन रिपोर्ट मौजूदा हुकूमत ने मार्च 2019 में इस प्रोजेक्ट की करवाई कि देखा जाए ये प्रोजेक्ट अपने टारगेट पूरे कर रहा है और ये प्रोजेक्ट जो है राइट वे चल रहा है कि नहीं चल रहा। उस एवेल्यूएशन रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ कि जो सोलर सिस्टम लगाया गया है स्कूलों में, एक तो वो गैर मियारी है, उसका जो इक्विपमेंट है जिसमें बैटरीज़ हैं, पैनल्स हैं, इसके अलावा इन्वर्टर्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हैं, फैंस हैं, लाइट्स हैं, उनमें भी वो गैर मियारी लगाए गए हैं, जिसकी वजह से तकरीबन जो है वो 20% के ऐसे स्कूल थे जहाँ पर ये मंसूबा ऑपरेशनल ही नहीं हो सका। इसके अलावा 5 अजला में ये मंसूबा अपनी मुकर्रर मुद्दत में शुरू नहीं किया जा सका। उसके पीछे मुहर्रकात ये थे कि जब ये शॉर्ट लिस्टिंग की गई तो स्कूलों का ये प्लान है, तो क्या हुकूमत इसको आगे बढ़ाने का इरादा रखती है, शुरू करने का इरादा रखती है? देखें, ये जब मंसूबा कंसीव हुआ था तो उस वक्त ये था कि पहले जनूबी पंजाब के जो पसमानदा अजला हैं वहाँ पर ये मंसूबा शुरू किया जाए और बच्चों को बेहतर इन्वायरमेंट मुहैया करके उनकी इनरोलमेंट बढ़ाई जाए। इसके बाद ये सेंट्रल पंजाब में शुरू होना था, जिसके लिए टेंडर हो चुका है, लेकिन सूरत हाल ये है कि ये 8 अरब 25 करोड़ रुपये का मंसूबा था, ये अपने टारगेट पूरे नहीं कर सका। उसमें पिछली जो हुकूमत थी मियाँ शहबाज शरीफ की, जो कहते थे मेरिट पे हमने हर काम करते हैं और एक धेले की करप्शन नहीं करते, वो अपने दौर में तो ये मुकम्मल नहीं कर सके। लेकिन ये मंसूबा क्योंकि उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने कंसीव किया था, उन्होंने ग्रांट किया था और वहाँ ठेकेदारों को ये अवार्ड किया गया था। उस दौर में जब ये दौर में ADB एशियन तरक्याती बैंक ने इस प्रोग्राम के लिए कर्ज दिया था, तो लेकिन जब इस प्रोग्राम में इसके मंसूबे के मुताबिक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ सारा प्रोग्राम, तो क्या ये सब कुछ PTI की हुकूमत पर सब मलबा आएगा? ज़ाहिर, उन्होंने तो कर्ज दिया था इस प्रोग्राम के लिए, इन्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा अब। नहीं, देखिए, बात यह है कि एवेल्यूएशन रिपोर्ट में क्लियर कट कहा गया है कि ये इस मंसूबे में जितना भी इक्विपमेंट लगा है वो गैर मियारी है, बहुत कम इक्विपमेंट जो है वो मियार के मुताबिक है। दूसरा, इस मंसूबे में आपने जब ये मंसूबा मुकम्मल कर लेना था, वहाँ के जो असातिज़ा थे उनको तरबियत देनी थी कि वो इस मंसूबे को चला सकें। लेकिन अब ये एवेल्यूएशन रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ है कि वो असातिज़ा इसको कौमी विरसा नहीं समझते, बल्कि इसको अपना बोझ समझते हैं, क्योंकि इस मंसूबे में इतने ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, टेक्निकल मसाइल आ रहे हैं और वहाँ पर और बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, लेकिन ये जबकि ये मंसूबा अपने टारगेट भी पूरे नहीं कर सका। मौजूदा हुकूमत जो है, इसने जब एवेल्यूएशन रिपोर्ट आई तो उन्होंने इस पर एनालिसिस किया कि जो मंसूबा था, इस पर जो कॉस्ट इफेक्टिव जो एनालिसिस हुआ, उसमें कहा गया कि जितने फंड्स इस पर दरकार थे वो फंड्स तो लग गए, लेकिन बहुत शुक्रिया अनवर हुसैन सुमरा मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, आज से 89 साल पहले 13 जुलाई 1931 में डोगरा फौज ने 22 कश्मीरियों को फायरिंग करके शहीद किया था। ये शहदा अब्दुल कदीर खान गाजी के खिलाफ मुकदमे पर एहतजाज के लिए जमा हुए थे और डोगरा फौज ने श्रीनगर जेल के बाहर मौजूद कश्मीरियों पर अजान देने पर फायरिंग कर दी थी। कश्मीरियों की शहादत पर डोगरा राज के खिलाफ उठना कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की इब्तदा थी, जो कि आज भी जारी है। आज भी आज़ादी के मतवाले काबिज फ़ौज के जुल्म और जबर के खिलाफ सीना तान कर खड़े हैं। आज भी यहाँ शहादतें होती हैं, अमलाक को लूटा जाता है, बच्चों को यतीम किया जाता है, ख़वातीन की आबरूरेज़ी की जाती है, लेकिन कोई भी जुल्म और ज़्यादती कश्मीरियों में आज़ादी की तड़प को कम नहीं होने देती। हम शहदाए कश्मीर को खिराज तहसीन पेश करते हैं और यकीनन
ये कुर्बानियाँ एक दिन रंग ज़रूर लाएंगी और आज़ादी कश्मीरियों का मुक़द्दर ज़रूर बनेगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।